गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, हमने जो आयनाइजेशन एनर्जी को उस दिन देखा था, तो उस आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से ही हम ये भी निकाल सकते हैं बेटा कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट कितने ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। जैसे कि मान लो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और हमारे पास 3-4 एलिमेंट्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये डेटा हमारे पास है तो जिस एलिमेंट की उस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी, वो वाला एलिमेंट उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल से देखें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, एक हम निकेल को देखें और एक अगर हम प्लेटिनम को देखें। निकेल और प्लेटिनम को लेकर ना आयनाइजेशन एनर्जी को ही लेकर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए उससे रिलेटेड मैंने यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, निकल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 2.49 × 10⁻³ और प्लेटिनम की आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 2.66 × 10⁻³ अगर हम यही इन दोनों की ही वैल्यूज अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू देखें तो देखो बेटा वो ये होती है कि निकेल +4 को अगर हम लें और एक हम प्लेटिनम +4 को लें, तो प्लेटिनम की 9.36 होती है × 10⁻³ और इसकी 11.29 होती है × 10⁻³। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हुए तो निकेल की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम थी और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हुए प्लेटिनम की कम थी। तो इसलिए हमारा निकेल क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम, और प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा एज कम्पेयर टू निकेल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पेपर में बेटा क्वेश्चन एक बार ऐसे आया हुआ था कि वाई द निकेल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स एंड निकेल +4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंड प्लेटिनम +4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकेल +4 कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम उसका सिंपल एकदम आंसर ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इजीली दे सकते हैं, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में? आई थिंक शायद ब्लैक बोर्ड विजिबल, हाँ अब सही होगा। तो देखो आ रही बेटा बात समझ में। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लेटिनम की ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम की ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू निकेल, इसलिए प्लेटिनम तो +4 में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और निकेल हमारा क्या है, +2 में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा क्योंकि उसमें उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, ठीक है, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, ठीक है बेटा। क्लियर? ये पेपर में एक बार ऐसे भी आया हुआ था बेटा कि वाई K2PtCl6 is possible but K2NiCl6 is not possible, ठीक है। इनमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4 निकलेगी, तो क्योंकि प्लेटिनम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है इसलिए K2PtCl6 बन जाएगा बट K2NiCl6 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर क्या देखा, देखो बेटा कि ये हेडिंग है ना कि सिग्निफिकेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इन प्रिडिक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा। तो आयनाइजेशन एनर्जी से हमने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी को जान तो लिया, बट बेटा हमेशा ये एक सही क्राइटेरिया नहीं होता फॉर जजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड या स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है बेटा। क्योंकि जब कोई भी एलिमेंट क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है या किसी कंपाउंड में आ रहा है, तो खाली उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ही रोल नहीं प्ले करती है, देयर आर ऑल्सो वेरियस एनर्जीज जो सब अकाउंट में आती हैं और उन सब की हेल्प से ही हम जज कर सकते हैं कि भाई हम खाली आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर तो बेटा कई बार क्या हो जाता है कि हम रॉन्ग रिजल्ट पर भी पहुंच जाते हैं। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये एग्जाम्पल हमें सही रिजल्ट पर ही लेके जाता है। तो जो सही क्राइटेरिया होता है फॉर जजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, वो होता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब तुम देखोगे ना नोट्स पर नेक्स्ट पेज पर,
तो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हमने देखो बेटा जब फ्लोरीन और क्लोरीन में भी देखा था कि कौन सा ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पर तो क्लोरीन आ रहा था, बट एक्चुअली में तो फ्लोरीन था अगर हम सारी एनर्जीज को अकाउंट में लेते हैं। तो इस तरीके से ही यहाँ पर भी अगर हम देखें कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, दैट वी कैन ईजिली जज विद द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पर इन ये क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये जनरली इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम इनका बेसिकली क्या देखेंगे, या तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें या फिर हम रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा नेगेटिव होगी। समझ में आ रही बेटा बात? तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि कोई एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हुए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि कॉपर को अगर हम देखें तो कॉपर, नेगेटिव वर्ड भी हम इतना यूज़ ना करें तो ठीक है, हम मतलब हम बेटर है कि हम ये कहें कि जिसका जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है हमारा, बेसिकली हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, ठीक है। तो क्योंकि इनमें तो जनरली ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, मेटल्स हैं, तो पर ज़रूरी नहीं है वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, दो किसी एक ही एलिमेंट की अगर हम देख लें कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो कंपाउंड बना रहा है, तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या करेगा बेटा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। समझ में आई बेटा बात? मतलब एक सार इसका ये है कि अगर हम खाली आयनाइजेशन एनर्जी कहते तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हो उसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसमें वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, अगर हम खाली आयनाइजेशन एनर्जी को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि और एनर्जीज भी अकाउंट में आती हैं, तो जो ज़्यादा हमारा एक तरीके से रिलायबल क्राइटेरिया है जिस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, तो वो वाला क्राइटेरिया हमारा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हुए मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा कम होगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मेटल ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बेटा। यहाँ आई थिंक शायद मैंने वैल्यू यहाँ तो इधर कोई मेंशन नहीं कर रखी है, बट पीछे अगर तुम देखोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो वहाँ कॉपर के लिए मेंशन कर रखी है, तो वहाँ से तुम देख सकते हो कि इसलिए ही कॉपर 2 पॉजिटिव में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है एज कम्पेयर टू कॉपर एक तरीके से 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर पॉजिटिव, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कॉपर +2 में आते हुए ज़्यादा होती है, ठीक है। बट अगर हम और सारी अगर एनर्जीज को भी कंसिडर करें तो कॉपर की 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल, बिकॉज उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़्यादा वहाँ पर कम होता है, ठीक है। क्लियर बेटा? तो अब ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करा। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, ठीक है, बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट समझते हो ना बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, जनरली दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं ये और इनके कंपाउंड्स। तो बेसिकली उसके 2 रीजंस होते हैं। वैसे हम जब बढ़ाते हैं तो कई बार हम उसको 3 कर देते हैं, तो वो एक ही रीज़न को हम 2 उसमें पार्ट्स में स्प्लिट अप कर देते हैं, बट बेसिकली इसके 2 रीज़न होते हैं कि वाई दे बिहेव एज ए गुड कैटलिस्ट। तो इनकी भी जो बेटा मैंने ना हेडिंग्स बना रखी हैं, अगर और कुछ ना लिख सको तो हेडिंग्स को याद रखना। तो एक तो इनके अच्छे कैटलिस्ट बिहेव करने का रीज़न वही होता है जो इनकी डेफिनेशन में आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देम, ठीक है। तो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, जिन भी एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, ऑल कैन बिहेव एज ए गुड कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। और एक और रीज़न इनका होता है कि देयर टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की क्षमता होती है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो दोनों ही रीजंस की वजह से क्या है, दे बिहेव एज गुड कैटलिस्ट, ठीक है। क्यों? देखो बेटा, क्योंकि इनके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। मान लो देखो ये 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है। हम सी से हम कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या होता है, क्योंकि इनके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये एक तरीके से बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट्स को।
कि भाई ये हमारा सी है, इसके ऊपर बहुत सारी इसके पास क्या है, बाइंडिंग साइट्स हैं, तो ए और बी दोनों ही इससे क्या है, अट्रैक्ट होकर बंध जाएंगे, क्योंकि ये उनको एक तरीके से बंधने की जगह प्रोवाइड कर रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के थ्रू क्या है, सी से बंध जाएंगे, डायरेक्टली तो नहीं बंधे पर सी से बंध गए, पर सी की वजह से वो दोनों क्लोज आ गए, ठीक है। फिर इनकी आपस में ही क्या है, बॉन्डिंग के लिए जब ये एक बार इनको क्लोज लाना था, तो जब ये दोनों क्लोज आ गए तो इनकी आपस में ही बॉन्ड बनने शुरू हो गई, तो फिर ये क्या है, इससे अलग हो जाएंगे और ए और बी हमें अलग मिल जाएगा। कैटलिस्ट फिर से फ्री होकर फिर से बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड कर देगा अदर रिएक्टेंट्स को, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। तो ये एक तरीके से बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को इन द फॉर्म ऑफ देयर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इसलिए ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। सिंपल भी लिख सकते हो, दे बिहेव, एक नंबर में जब लिखना है कि दे बिहेव एज गुड कैटलिस्ट, फर्स्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देम, सेकंड ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू ये कैसे अच्छे कैटलिस्ट बिहेव करते हैं, देखो बेटा, जैसे देखो बेटा V2O5 होता है, तो it is a very good catalyst used in the preparation of sulfuric acid during contact process, ठीक है, जो 16 ग्रुप में contact process जो इस टाइम सिलेबस में से स्किप है, तो वहाँ पर हम V2O5 को एक कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे V2O5 वहाँ पर एक अच्छा कैटलिस्ट बिहेव सिर्फ अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की क्षमता के कारण बिहेव कर जाता है, ठीक है बेटा। उसमें देखो क्या होता है कि SO2 में जब हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 SO3 बन रहा था, ठीक है, वहाँ पर हम एक ऐसा रिएक्शन करते हैं किसमें, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर तुम देखो कि ये दोनों आपस में कहीं सीधा रिएक्ट नहीं करते हैं, ये V2O5 के थ्रू ही रिएक्ट एक्चुअली में करते हैं। यहाँ तो हमने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में रिएक्शन कैसे होता है, इस तरीके से होता है बेटा कि पहले SO2 हमारा V2O5 के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5, ठीक है बेटा। फिर इससे देखो हमारा बेटा यहाँ पर क्या होगा कि इधर हमारा देखो ये जब SO2 के साथ V2O5 रिएक्ट करेगा तो ये SO2 तो फिर खुद बदल जाएगा SO3 में, और ये हमारा चेंज हो जाएगा V2O4 में, +4 में आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा कि SO2 SO3 में क्यों बदला, इसको ऑक्सीजन किसने दे दिया, V2O5 ने दे दिया। क्यों, क्योंकि वेनेडियम तो +5 में भी आसानी से रह सकता है, +4 में भी आराम से रह सकता है, ठीक है, दोनों में ही एग्जिस्ट करने की उसकी अच्छी कैपेबिलिटी है, तो इसलिए वो खुद इसमें कन्वर्ट होकर उसने SO2 को किसमें बदल दिया, SO3 में। तो हमारा प्रोडक्ट तो हमें यही मिल गया था, ठीक है। फिर वो जो ऑक्सीजन था V2O4 अगले स्टेप में इस O2 के साथ रिएक्ट करके खुद V2O5 में फिर से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो अपना +5 से +4 से वापस से अपना उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। दोनों ही रिएक्टेंट एक्चुअल में रिएक्ट तो वेनेडियम के कंपाउंड के साथ करे हैं, एक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ करा और एक ने टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, उसकी इसी क्षमता के कारण उसने SO2 को SO3 में फटाफट से चेंज कर दिया। तो पेपर में ऐसे भी आया हुआ है कि हाउ V2O5 एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो उसमें फिर हम इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि इस तरीके से वेनेडियम अपनी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की कैपेबिलिटी के कारण एक अच्छा कैटलिस्ट बिहेव करता है, ठीक है। तो मेन तो ये 2 रीज़न है। थर्ड देखो पॉइंट मैंने बना रखा है कि कई बार 3 नंबर में आ जाता है, तो बुक में भी और जगह भी इसको ऐसे दे देते हैं कि बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। अब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स कहें या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स कहें, बात तो एक ही है। तो इस इन केस अगर हमें एक नंबर बढ़ाना है तो हम उस पॉइंट को लेके, अदरवाइज दीज 2 रीजंस आर क्या है, फुली सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने किया क्या, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज और कर ली, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक हमने देखा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो दैट इज ऑल्सो योर नेक्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसमें हम कॉम्प्लेक्सेस को जो हम स्टार्टिंग में समझेंगे तो उस चीज़ को हम यही समझ लेते हैं, हमारा वहाँ का टाइम भी बच जाएगा बेटा, है ना। हमें बचाना है, 3 दिन में वाइंड अप भी करना है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा यही समझा देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्या होती है। उसको हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब ये हमें नहीं लिखना कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये तो तुम्हें अभी पता नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है।
वहाँ पर हमें बेसिकली क्या लिखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, वहाँ पर हमें ये लिखना है कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वाई दे सो मच रेडली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि क्यों ये इतनी मतलब आसानी से, इतनी जल्दी से और फटाफट से क्या बना लेते हैं, अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता इनमें होती है। तो उस बात को हम लिखेंगे और उससे पहले हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और क्यों ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स को हम जानना चाहेंगे। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स क्या होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमें क्या होता है बेटा, उसमें ना एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको चलो आयन भी बना लूँ, मान लो कोई M2 पॉजिटिव है, इसके आसपास या तो नेगेटिव आयन्स होंगे मतलब एनायंस होंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल बहुत सारे इसको सराउंड करेंगे। ठीक है, या तो बहुत सारे एनायन सराउंड करें या बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल सराउंड करें, या एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों मिलकर सराउंड करें। बट कोई भी अगर इसको सराउंड करने वाली स्पीशीज आ रही है तो अगर आ रही है तो इट मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इसको चारों तरफ सराउंड कर रही हैं उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं देखो यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, जैसे कि एक अमोनिया को लिया है ना, उसमें नाइट्रोजन के पास होता है। ठीक है, हमने वाटर को लिया, उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। हमने Cl नेगेटिव को ले लिया, उसमें क्लोरीन के पास तो होते रह गए, है ना। हमने NO2 नेगेटिव को ले लिया, ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है। हमने और ले लिया, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें OH नेगेटिव आयन, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने और ले लेते हैं, जैसे कि भाई मान लो हमने सल्फेट को ले लिया, उसमें भी क्या है, सल्फर के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर्स है ना, बहुत सारे लोन पेयर्स हैं। तो अब तुम देखो कि सेंट्रल में तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में सेंटर में एक मेटल होता है या आयन होता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सराउंड कर रहे होते हैं उनको हम लीगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको हम, लीगेंड। तो ये हमारे होते हैं लीगेंड्स। ठीक है, जब मैं ऐसे पूछती हूँ ना क्या कहते हैं उनको, तब ऐसे जैसे अभी मैंने बोला लिगेंड्स, तो तुम भी हाँ साथ साथ बोलना, मैं ऐसे एज्यूम करके चलूँगी कि हाँ तुम मेरे साथ साथ यहाँ पर बोल रहे हो। ठीक है, चलो तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे क्या है कि ये जो सेंट्रल मेटल या एटम को सराउंड कर रहे हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनाइंस, दे आर कॉल्ड लीगेंड्स। ठीक है, उनको हम लीगेंड कहते हैं। अरे बेटा बात समझ में। अब देखो ये लीगेंड क्या करते हैं, ये इनको लोन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल को, क्योंकि लोन पेयर है इनके पास तो वही हमारे लीगेंड बिहेव करेंगे। तो लोन पेयर देकर ये क्या बनाते हैं, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान करो क्या होती है कि वन साइडेड शेयरिंग होती है। ठीक है, कि ये सिर्फ इसको शेयर ही कराएगा, खुद भी यूज कर रहा है, इसको जस्ट ये शेयर कराएगा, मेटल इनको कुछ भी देने का काम नहीं कर रहा है, जस्ट इनसे लोन पेयर्स को अपनी तरफ शेयर कर रहा है। हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम तीर के निशान से, है ना, एरो के साइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स दैट एटम विच इज यूजिंग दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेटल क्योंकि यूज कर रहा है उनके उसको, तो इसलिए हम मेटल की तरफ हमने एरो बनाया। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें देखो इतनी सारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हों, ठीक है, एक सेंट्रल मेटल हो और क्या हो, बहुत सारे लीगेंड्स हो, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा बन गया है, कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब क्योंकि देखो एक ये जो बड़ा सा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स वर्ड हम इसलिए यूज नहीं करते, कॉम्प्लेक्स वर्ड तो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं। देखो जनरली तो सिंपली हमारे आयन्स हमारे एक एटम का होगा 3, 4, 5 के हो जाएंगे, बट इसमें क्या होता है कि काफ़ी बड़ा आयन बनता है। अब देखो आयन यहाँ कैसे बन रहा है, देखो मेटल पर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव और 2 नेगेटिव, तो 5 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव में से हम वो करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा, तो यहाँ पर -3 बचेगा। तो उस पूरे के ऊपर नेट चार्ज हमारा कितना आया, -3 आया। तो ये कितना बड़ा हमारा आयन बना ना। तो ऐसे बड़े आयन को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स आयन कंटेनिंग स्पीशीज को ही हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं।
ठीक है बेटा। तो इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। इट कैन बी एन आयन, इट कैन बी कैटायन, है ना। डिपेंड करता है वो लिगेंड्स और मेटल के बीच में जो चार्जेस हैं, तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन कितना नेट चार्ज उनके ऊपर बचता है। तो जो नेट चार्ज होगा वही क्या होगा, उस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज होगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन कंटेनिंग स्पीशीज को ही हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है बेटा। और क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये तो हमने ये जाना कि भाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड या हमारे कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वाई ट्रांजिशन, इस बात को लिखना है बेटा तुम्हें अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि वाई दे फॉर्म गुड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि क्यों ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये इसलिए बेटा अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि देखो दो बात है, एक तो इतना सारा चार्ज आ रहा है, इतना सारा एक तरीके से नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। तुम खुद सोचो अगर ये 6 लिगेंड हैं तो ये 12 इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कोई मेटल जब ही तो ले सकता है जब उन 12 को अट्रैक्शन भी दे सके। तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें तो इनकी जो चार्ज बाय साइज रेशो होती है ना बेटा, देखो इनका जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो इनका न्यूक्लियर चार्ज है ना, जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और क्या हो रहा है कि जो साइज है कंपैरेटिवली साइज इनके छोटा होता है। ध्यान करो, ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट डन बाय इनर डी इलेक्ट्रॉन्स। तो डी इलेक्ट्रॉन की वीक स्क्रीनिंग पावर के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट में अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो उससे वीक स्ट्रेनिंग पावर के कारण आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो इतना होना चाहिए वो इतना हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो साइज तो हो गया छोटा और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो चार्ज बाय साइज रेशो इनकी काफ़ी हाई होती है बेटा। तो जब एक अच्छी ये पॉजिटिव फील्ड देते हैं तो उस अच्छी फील्ड देने की वजह से ये इतने सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, एक अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं टू अट्रैक्ट देम। ठीक है ना बेटा। तो ड्यू टू देयर लार्ज चार्ज बाय साइज रेशो ये उतने सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर सकती हैं। एक तो ये बात हुई। अब एक बात है कि भाई जगह भी तो हो 12 इलेक्ट्रॉन रखने की। भाई देखो हमारे घर एकदम से बहुत सारे मेहमान आ गए, भाई हमारे मन में तो इच्छा है, खूब दिल में इच्छा है कि भाई वो हम बड़े खुश होए कि चलो इतने सारे लोग आए, मज़े से साथ बातें करेंगे, बैठेंगे, है ना, एक साथ रहेंगे। अब मान लो उन्हें रात को रुकना है तो हमारे पास इतने कमरे भी तो होने चाहिए घर में, मतलब इतनी जगह भी तो होनी चाहिए कि इतने सारे लोगों को हम सुला सकें। कि प्यार तो खूब है, हम अट्रैक्शन तो उनको दे रहे हैं, ठीक है, बट हम वी हैव स्पेस। ठीक है ना, कि हमारे पास जगह भी तो हो कि हम उनको आराम से ठहरा सकें। ठीक है, तो वो भी इनके पास होती है। समझ रहे हो। अब ऐसे समझो कि भाई ये जो हमारे ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये तो वो हैं, मतलब इनके घर मेहमान आ गए, 12 आ गए इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन मेहमान है। अब उनको अट्रैक्शन तो इन्होंने दे दी क्योंकि इनका चार्ज बाय साइज रेशियो बहुत ज़्यादा है ना, एकदम अट्रैक्ट कर दिया। तो बड़े खुशी से आकर गले मिले और आराम से क्या है, मतलब उन्हें भी अच्छा लगा, इन्हें भी अच्छा लगा। तो उस अट्रैक्शन के कारण वो आ गए अंदर। अब उनको ठहरने के लिए खाली जगह भी तो चाहिए, मतलब खाली ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए, क्योंकि जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको तो बिल्कुल खाली ऑर्बिटल चाहिए, हाफ फिल्ड से काम नहीं चलेगा, वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि एक बिल्कुल पूरे खाली वेकेंट में ही तो एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखो ये बात भी कि भाई मान लो मैं बात करूं जैसे कि हम वेनेडियम को ले लें, तो वेनेडियम का अगर हम देखें तो देखो 3D में 1 2 3 4 5। अब मान लो हम वेनेडियम 2 पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, तो 4s तो इसका खाली हो गया। मान लो V ही होता, 4s भरा रहता, कोई बात नहीं। तो ये देखो 3D, ये 4s, ठीक है, 1 2 3, देखो ये हमारा 6 बना, तो देखो 2 तो ये खाली है ही नहीं। ठीक है, अब 4s, जैसे ही 4s अगर हमारा स्टार्ट हो चुका है शेल, तो फिर 4p भी तो है अभी इसके पास, 4d भी तो है। तो तुम देखो कि कितने सारे अच्छा खूब इनके पास अच्छी लंबी चौड़ी कोठी है। तो इतने सारे देखो खाली ऑर्बिटल ही है। मान लो ये V2 पॉजिटिव ना होता और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है रहने, तो तब भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खाली ऑर्बिटल हैं इनके पास। तो आराम से ही उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रख भी सकते हैं और अच्छी चार्ज बाय साइज रेशियो के कारण उनको अट्रैक्शन भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं तुम्हें नोट से बताऊं ना,
देखो बेटा, ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ना, इसमें मुझे तो उल्टा दिख रहा है, देखो तुम्हें सीधा ही दिखेगा। देखो बेटा, ये वाला पैरा तो इसमें तुम्हें नहीं लिखना है, ये तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन है। ये वाला लिखना है अगर 1 नंबर में आता है कि दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता होती है। क्यों? एक तो इनका साइज छोटा है, एक इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, उस वजह से इनकी चार्ज बाय साइज रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक क्या है कि दे हैव वीकेंड ऑर्बिटल्स, ठीक है, नॉट हाफ फिल्ड। तो क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड का रोल ही नहीं है, इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी भी अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सारे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और जिंक, कैडमियम, मरकरी में, जिनको कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 बातें हैं, एक तो लार्ज चार्ज बाय साइज रेशियो एंड सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ वीकेंड ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट दोज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपने अंदर समाने के लिए। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये हमने करी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।